हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है भाई, है ना। मतलब टाइम जो है पूरा का पूरा पढ़ाई में लगा देना है, मस्त नींद लेनी है। इस टाइम पे नींद के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज नींद आ रही है तो अनावश्यक रूप से आप नींद को जो है रजिस्ट करने को, प्रतिरोध करने की कोशिश ना करें। उसको आराम से सो जाइए, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, शरीर जो है वो आपका पुनः एक तरीके से क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद जो अपना अध्ययन का कार्य है, पढ़ने लिखने का कार्य, वो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम लोग क्या करेंगे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, उसमें जो प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी किस्में हैं। चलो बताओ, सोनालिका और कल्याण सोना ये किसकी वैरायटी है। गेहूं, चावल, मिलेट या तंबाकू। हाँ भाई, क्या होगा आंसर। तो उत्तर जो है वो हो जाएगा गेहूं। वीट जो होता है ये वीट की वैरायटीज। कह रहा वायरस द्वारा संक्रमित पौधे में शीर्षस्थ तथा कक्षीय दोनों कलिकाओं में मेरिस्टेमेटिक ऊतक वायरस से मुक्त होते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन देखिए, विभाजन कोशिकाएं वायरस प्रतिरोधी होती हैं। मेरिस्टेम में एंटीवायरस कंपाउंड होते हैं। मेरिस्टेम का कोशिका विभाजन वायरल मल्टीप्लिकेशन की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है। वायरस मेरिस्टेम कोशिका या कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। चलिए पढ़िए, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, जब हम पढ़ा करते थे तब तो इस तरीके के सवाल बड़े पॉपुलर होते थे। अब इतने अच्छे सवाल पूछे नहीं जाते आमतौर पर, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। बताइए आपका उत्तर क्या है। ठीक है ना, चारों ऑप्शन पढ़िए और जो भी आपका ऑप्शन है करिए। राइट, हाँ चलो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कहेंगे ना कि जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका होती है, मेरिस्टेम, उनमें क्या होते हैं, माइटोजन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। माइटोजन क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर ये माइटोजन क्या होता है। बच्चों माइटोसिस को प्रमोट करने वाले जो फैक्टर है, ऐसी चीजें जो क्या करती हैं, माइटोसिस को, कोशिका विभाजन को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, उन्हें हम माइटोजन कहते हैं। तो चूंकि माइटोजन की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो सेल डिवीजन है, आप कहेंगे कि जो कोशिका विभाजन है, तो फिर ऐसी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की दर, कोशिका विभाजन की दर बहुत तीव्र होती है, बहुत अधिक होती है। और बच्चों जब बहुत फास्टर रेट के साथ सेल डिवीजन होगा, ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि वायरस जो है वो फिर वहां पर इजीली मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। सामान्य तौर पर क्या होता है, वायरस है वह होस्ट सेल के अंदर जाएगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जो माइटोजेंस हैं, माइटोजेंस की कंसंट्रेशन, माइटोसिस को प्रमोट करने वाले जो कारक हैं उनकी सांद्रता बहुत अधिक होती है। इसकी वजह से वहां पर कोशिका विभाजन की जो दर है वह काफी ज्यादा हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायरस जो होते हैं, जो वायरल पार्टिकल हैं, अब वो मेरिस्टम में खुद को क्या कर पाएंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं करा पाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, सेक्शन बी टाइप का सवाल है भाई ये, अगर आएगा भी नीट में, ठीक है, तो सेक्शन बी टाइप का सवाल है ये, अच्छा सवाल है। या फिर एआर बना सकते हैं, यहां से एसर्शन रीजन बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। अनेक दक्षिण भारतीय प्रदेश प्रतिवर्ष चावल की 2-3 फसलें उगाते हैं, वह कृषि विशेषता जो इसे संभव बनाती है उसका कारण है चावल के पौधे का छोटा होना। एक बात बताओ, मान लीजिए कि चावल का पौधा है तो छोटा, पहले आप अपना आंसर करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप लोग इसको पढ़िए, अपना आंसर करिए, और उसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूं। बताओ भाई क्या होगा आंसर, और सबको बताना है। 2-4 लोग इस जुगाड़ में रहते हैं कि सर नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में जो करा रहे हैं वो सवाल रट लेंगे। बेटा सवाल नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बैठाने हैं। जो सवाल यहां पे डिस्कस किए जा रहे हैं, अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट अपने भेजे में ठूस लिए
तो आपका जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया हो जाएगा 7 मई को। सही है ना? एकदम स्लॉग ओवर्स का गेम चल रहा है ये, और स्लॉग ओवर्स में हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीके से एक बढ़िया टेम्परामेंट दिखाना है। ठीक है, अब आपने आंसर कर लिया। अब मैं देख लेता हूं, कह रहे चावल के पौधे का छोटा होना। चलो भाई मान लिया कि चावल का पौधा छोटा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि चावल के पौधे का जीवन का अवधि जो है वो 8 महीने हो जाए, मान लीजिए, सोचने वाली बात है। तो चावल के पौधे की जीवन अवधि हो जाए 8 महीने, चाहे कितना छोटा पौधा क्यों ना रहे। समझ रहे हैं आप? तो अगर वो 8 महीने है तो फिर 1 साल, यानी कि प्रति वर्ष वो 2-3 फसलें तो ले नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। बेहतर सिंचाई सुविधाएं, फिर वही बात है, सिंचाई की सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन 6 महीने 7 महीने लग रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, फिर से ये बात जो है वो ठीक तरीके से सही नहीं बैठेगी। कह रहे चावल की किस्मों का जल्दी प्राप्त होना। हाँ भाई, चावल की किस्म क्या है, जल्दी प्राप्त हो जाएगी। आपने एक बार फसल बोई, बहुत जल्दी उसका वेजिटेटिव फेज पूरा हुआ, बहुत जल्दी क्या हुआ, उसका वेजिटेटिव फेज पूरा हुआ, और अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज वो भी पूरा हो जाएगा। आप फसल घर ले आएंगे, खेत खाली हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आप फिर से फसल लगा लेंगे, फिर से 2-3 महीने में आप फसल ले आएंगे, फिर से क्या हो जाएगा, आप फसल लगा लेंगे। तो वह 1 साल में 2 से 3 बार क्या करते हैं, धान की जो फसल है उसको ले पाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या हो जाएगा, चावल की किस्मों का जल्दी प्राप्त होना। तो बेटा जो हमारा सही आंसर है वो 3rd हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गन्ने की फसल में, ठीक है ना, गन्ने की फसल में एक खेती करने वाला किसान निम्न में से किस युग्म को देखेगा। चलिए, कह रहा मोटा तना, लंबा इंटरनोड्स, शर्करा की उच्च मात्रा तथा रोग प्रतिरोधी। देखो भाई, एक गन्ना है, ठीक है ना, गन्ना है बढ़िया सा, मोटा गन्ना है, 10 रुपए गन्ना खरीद के लाएंगे, आपको पूरा आनंद आएगा। ये वैसा नहीं जो सूख के छुहारा होगा, मरगिल्ला टाइप का हो। अच्छा, मोटाई ज्यादा है और फिर इंटरनोड्स की लंबाई ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, और फिर उसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा है, और फिर उसमें क्या है बच्चों, शर्करा की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा कि यह रोग प्रतिरोधी भी है, यानी कि जो रोगाणु हैं या जो रोग कारक हैं, है ना, ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, वह इसको आसानी से बीमार भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो, एक तो ये ऑप्शन हो गया। कह रहा मोटा तना, शर्करा की उच्च मात्रा, अधिक पुष्पों का होना। बेटा जब पुष्पन बहुत अधिक होगा तो जो वेजिटेटिव सूट अपेक्स है वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में बदलना शुरू हो जाएगा। उस अवस्था में इंटरनोड कंपैरेटिवली क्या है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, फूल ज्यादा आ जाएंगे, अब इंटरनोड ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। आप ऐसे समझिए कि जो वेजिटेटिव सूट अपेक्स है वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में अगर चुनना हो तो पहला चुनेंगे। अभी तीसरा ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि छोटे इंटरनोड्स, जब इंटरनोड छोटे रहेंगे तो ओवरऑल जो लंबाई है गन्ने की कम रह जाएगी, ठीक है, तो कम फायदा होगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि मोटा तना, शर्करा की कम मात्रा, भाई मात्रा शुगर की कम है ना, मतलब क्या मतलब हुआ ऐसे गन्ने का, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ खली खली तैयार होगी, वो खिला दो जानवरों को, चीनिया गुड़ ज्यादा बना नहीं पाएंगे। तो जो सबसे बढ़िया युग्म है कि भैया जो तना है उसका मोटा होना चाहिए, इंटरनोड्स लंबे होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल जो गन्ना काफी लंबा हो जाए, उसमें शुगर कंटेंट हाई होना चाहिए, शर्करा की जो मात्रा है वह उच्च होना चाहिए, और क्या हो जाएगा बेटा, वह रोग प्रतिरोधी रहेगा, तो फिर बीमार भी नहीं होगा। आगे देखो, कह रहा वह वैज्ञानिक विधि जिसके द्वारा फसलीय पौधों में कुछ वांछित पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। भाई प्लांट ब्रीडिंग के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें उसे रोग प्रतिरोधी बनाना है, या जो नासी कीट है उनके लिए प्रतिरोधी बनाना है। फिर होता है कि हमें पोषक तत्वों की मात्रा वो बढ़ानी है, और फिर उसे क्या कह दिया जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन।
इस साल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2023 के लिए ये सवाल सीधे उठ के आ सकता है। आगे देखिए, टोटीपोटेंसी शब्द दर्शाता है एक अकेली कोशिका, और उससे आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे एक नए प्लांट को रीजनरेट कर पाते हैं। ऊतक संवर्धन में यानी कि टिश्यू कल्चर में एक अकेली कोशिका से आप पूरा नया प्लांट बना पाते हैं। इसे क्या कह दिया जाएगा, टोटीपोटेंसी। एक कोशिका से संपूर्ण पादप को उत्पन्न करने की क्षमता, वो क्या हो जाएगा बेटा, टोटीपोटेंसी हो जाएगा। जिसको नहीं सारी चीजें आ रही हैं, जो सीधे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस देख रहा है, एक बार बेटा उम्मीद सीरीज भी आप देख सकते हो, अभी भी वक्त है, ठीक है ना। आखिरी में जब मैंने टिश्यू कल्चर पढ़ाया, ऊतक संवर्धन, तो ये सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस की हुई हैं, बहुत बारीकी से समझाया हुआ है। आगे कह रहा है लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन है, ठीक है ना। ये बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड वैरायटी बताई गई है, ठीक है ना, कि वहां पर मेज में क्या किया गया, मक्के की ऐसी वैरायटी बनाई गई जहां पर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ गई। वहीं पर अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, एटलस 66 का एग्जांपल है, आयरन फोर्टिफाइड राइस का जो है एग्जांपल है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाएंगे। यह क्या हो जाएंगे बेटा, आप कहेंगे कि ये जो है इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अगला देखो बेटा, माइक्रो प्रोपोगेशन है। माइक्रो प्रोपोगेशन, मैंने क्या कहा था कि जब हम ऊतक संवर्धन में, ध्यान से सुनना भाई, ऊतक संवर्धन में अगर हमारा कार्य यह है कि हमें बड़ी संख्या में पादप तैयार करने, बड़ी संख्या में पादप पौधे, और ये क्या है, एक इन विट्रो टेक्निक है। आप जानते हैं ये क्या है, एक इन विट्रो टेक्निक है भाई, ठीक है। तो इसे कह दिया जाएगा माइक्रो प्रोपोगेशन। और सामान्य तौर पर ये जो पौधे होते हैं, कौन से पौधे होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि सामान्य तौर पर ये जो पौधे हैं कौन से होते हैं। तो बच्चों ये हो जाएंगे, हम लोग कह सकते हैं औषधीय गुणों वाले पौधे, या फिर ये हो सकते हैं सजावटी पौधे। तो इन विट्रो में माइक्रोब्स का प्रोपोगेशन नहीं, कोशिकाओं का प्रोपोगेशन नहीं, छोटे स्तर पर पौधों को उगाना नहीं, ये हो जाएगा इन विट्रो पादपों का, इन विट्रो पादपों का प्रोपोगेशन। प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये पूछा, जीव द्रव्य क्या होता है ये पूछ रहे हैं वो आपसे। पहला ऑप्शन है, कह रहा है प्रोटोप्लाज्म का एक अन्य नाम एक जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति रहित एक पादप कोशिका। भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोशिका भित्ति है, और ये पूरा सब कुछ है। तो भी मान लीजिए ये क्या, एक पादप कोशिका है, ये क्या बेटा, पादप कोशिका है। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है सेलुलोज के साथ, है ना भाई, सेलुलोज और पेक्टिनोज के साथ, सेलुलेज एंजाइम हो गया एवं पेक्टिनेज एंजाइम हो गया। तो जब आप इसको क्या करेंगे, सेलुलोज और पेक्टिनेज एंजाइम इसमें डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कोशिका भित्ति हट जाएगी, कोशिका भित्ति हट जाएगी। ठीक है भाई, कोशिका भित्ति जो है वो हट जाएगी। और आप देखेंगे कि ये यहां पर अब जो बचा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं बेटा। इसे हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट। आगे बात समझ। तो कह रहा है कोशिका भित्ति रहित एक पादप कोशिका, सही है ना, कोशिका भित्ति रहित एक पादप कोशिका। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, ये प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा प्रोटोप्लास्ट को पृथक करने के लिए आवश्यक होता, अभी बताया मैंने आपको कि प्रोटोप्लास्ट, अगर पादप कोशिका की बात करें तो हमें क्या चाहिए होगा बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना, पेक्टिनेज और सेलुलेज दोनों चाहिए होंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, या आप कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद,
कह रहा है जो सकल घरेलू उत्पाद है, तो सकल घरेलू उत्पाद का 33%, 33% वे कहां से मिलता है? इंडस्ट्री से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है, किससे मिलता है? तो बच्चों हमने बात की थी कि कृषि क्षेत्र से मिलता है सकल घरेलू उत्पाद का 33%। ठीक है भाई, कितने प्रतिशत? तो आप कहेंगे कि 33%। अगला सवाल पढ़िए। कह रहा है एक फसली पादप के सभी जीन्स के सभी एलील्स का संग्रहण कहलाता है। बताओ भाई, ये जो एक बढ़िया सवाल है। जब आप पढ़ते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के चरण, ठीक है ना, जब आप क्या पढ़ते हैं, पादप प्रजनन के चरण पढ़ते हैं, तो पादप प्रजनन के चरणों में क्या हो जाएगा? पहला स्टेप होता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सही भाई, पहला स्टेप क्या हो जाएगा? जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो जाएगा। जर्म प्लाज्म कलेक्शन में हम क्या करते हैं बताओ? तो हम क्या सारी वैरायटीज वगैरह को संग्रहित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक नई किस्म तैयार करनी होती है। तो जब भी कभी हम क्या करना चाहेंगे, कोई एक नई किस्म तैयार करना चाहेंगे, जब भी कभी हम कोई एक नई किस्म तैयार करना चाहेंगे, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? आपको जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना पड़ेगा। और ये क्या है? एक सक्सेसफुल, कहते हैं ना कि ये रूट है किसका? एक सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का। किसका बच्चों? एक सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का। आगे बात समझ? चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा प्रोटोप्लास्ट संलयन में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था बेटा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीईजी। चलो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा चौथा ऑप्शन। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की सहायता से, पीईजी की सहायता से हम क्या कराते हैं? संलयन कराते हैं। जब आप रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो इलेक्ट्रोफ्यूजन भी करा सकते हैं, लेकिन यहां पर बात किसकी की गई है? रसायन की। उच्च उत्पादकता के लिए संकर किस्म की फसल बोई जाती है। किसान प्रत्येक वर्ष ताजे संकर बीज खरीदते हैं क्योंकि? करो बेटा, अच्छा सवाल है, करिए सब लोग इसको। बढ़िया सवाल है भाई, मजा आएगा। बताओ। पहला ऑप्शन है कह रहा वह अपने बीज बोना नहीं चाहते। दूसरा ऑप्शन है कह रहा कि संकरण डिप्रेशन के दौरान संकर रोज अपनी क्षमता खो देते हैं। कह रहा भारत सरकार ने डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। चौथा कह रहा ताजे बीज खरीदने में सस्ते होते हैं। अबे भाई एक बात बताओ, अगर ताजे बीज खरीदने में सस्ते होंगे, इंसान बोएगा ही क्यों? कहेगा सीधे खरीद ही लेते हैं अगर वही सस्ता पड़ रहा है तो, है ना? खेत में लगाने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत करो, मजदूरी करो। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि मान लीजिए ये इस तरीके से आपके पास है, ये ऐसे इस तरीके से, ये एक पेरेंट है और ये जो है दोनों पेरेंट है, मतलब ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। इनका क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये बेटा एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। मेरे बेटे ये क्या हो जाएगा? संकर ओज हो जाएगा, हाइब्रिड वाइगर। मैंने आपको सिखाया था ना एसपी पॉइंट, क्या कि जेनेटिक्स के हिसाब से बच्चे बाप के भी बाप होते हैं। जेनेटिक्स के हिसाब से बच्चे जो हैं वह बाप के भी बाप होते हैं। इसमें देखो एक डोमिनेंट, इसमें देखो एक डोमिनेंट, इसमें दो डोमिनेंट, ये संकर ओज है। क्लियर? अब इसको क्या कर रहा है? किसान खरीद रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको किसान ने खरीदा है जी भाई, और जब इसको खेत में लगाया, यानी कि खेत में एक पौधा जो है वो क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और मेरे भाई दूसरा पौधा भी कैसा है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। हैं जी, समझ रहे हैं आप? तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे पौधे मिलेंगे, उसमें से कुछ पौधे ये भी मिल जाएंगे बेटा आपको, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। कुछ पौधे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे।
कुछ पौधे आपको ऐसे भी मिलेंगे कि कैपिटल ए स्मॉल बी, या कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे कि स्मॉल ए कैपिटल बी। इसमें क्या है, संकर ओज में आपको दो बढ़िया करेक्टर मिल रहे हैं। यहां पर या तो एक मिल रहा है या एक भी नहीं मिल रहा है, या तो एक भी डोमिनेंट नहीं मिल रहा है या सिर्फ एक मिल रहा है। इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ रहे हो भाई, इससे क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का यह मतलब नहीं होता कि ब्रीडिंग करते समय ऑर्गेनिज्म डिप्रेशन में चला जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का यह मतलब है कि जब आप क्या करा रहे होते हैं, स्वपरागण करा रहे होते हैं, तो जो संकर ओज है वह क्या करता है, अपनी क्षमता खो देता है। ठीक है ना, ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि संकरण डिप्रेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, संकरण डिप्रेशन की वजह से हो रहा है बंधु, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। देखिए ना, बढ़िया सवाल, जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है प्लांट ब्रीडिंग में, है ना। तो उस बढ़िया सवाल के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला सवाल करते हैं कि जया और रत्ना इसकी अर्धवॉमन किस्में हैं, ये जो है किसकी सेमी डॉर्फ वैरायटी हो जाएंगी। तो बेटा जया और रत्ना जो है चावल की सेमी डॉर्फ वैरायटी होती हैं। किसकी बेटा, चावल की। नेक्स्ट देखिए, बहुत से पौधों की रोमी पत्तियां संबंधित होती हैं वायरस के प्रति प्रतिरोधकता, फंजाई, बैक्टीरिया, कीटनाशी जो होते हैं। ठीक है ना, मतलब कहना चाहिए नासी कीट, कीटनाशी नहीं, नासी कीट। ठीक है ना, पीड़क वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, उनसे प्रतिरोधकता मिलती है। आगे कह रहे मक्का जो है वह तना भेदक यानी कि स्टेम बोरर के लिए प्रतिरोधकता इसके कारण उत्पन्न करता है। चलिए बताइए किसके कारण। ठीक है, ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। इसमें कर लीजिए उच्च एस्पार्टिक अम्ल, उच्च नाइट्रोजन। तो ये निम्न एस्पार्टिक अम्ल वाले तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन होना चाहिए, यहां पे उच्च नाइट्रोजन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ, कि हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन, और फिर क्या साथ ही साथ क्या रहेगा उधर, शर्करा अंश। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन का सीक्वेंस बनता है भाई, ठीक है ना, उच्च नाइट्रोजन वो गलत है। अगर इस तरीके से ऑप्शन का सीक्वेंस बनता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा। ऑप्शन देख लीजिए, मैंने करेक्शन कर दिया थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा ये हमको क्या करना है, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाना है। मिलाओ भाई, सब लोग क्या करेंगे, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाएंगे। चलिए, तो फ्लैट बीन का हो जाएगा पूसा सेम टू, ठीक है। ओकरा का हो जाएगा पूसा स्वामी, और ब्रैसिका का क्या हो जाएगा, पूसा गौरव। ठीक है, ए का दूसरा होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन है सही, बाकी भी मैच कर लेते हैं, बी का तीसरा और सी का पहला। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन प्रजनन का उदाहरण है। देखो बेटा, ये तो क्या है, ये आपको मिल रहा है किससे, ब्रीडिंग से बेटा, जो एक पुराना तरीका है। लेकिन जो मूंग दाल है, मूंग दाल में येलो मोजैक वायरस के लिए जो प्रतिरोधकता है, मूंग दाल में पीत मोजैक वायरस, येलो मोजैक वायरस के लिए जो रेजिस्टेंस है वो किससे आया, म्यूटेशन से आया, उत्परिवर्तन से आया। किससे आया बेटा, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन से आया। तो भाई जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला करो, कह रहा पीले मोजैक वायरस के प्रति प्रतिरोधी किस्म परभनी क्रांति संबंधित है। आपको बताना है परभनी क्रांति क्या है, किसकी किस्म है, ओकरा भिंडी की किस्म है बेटा। बायो फोर्टिफिकेशन का तात्पर्य उन फसलीय पौधों के विकास से है जो, बताइए,
पहला कह रहा रोग के लिए प्रतिरोधी होते हैं, कीटनाशकों के लिए क्या होता है, प्रतिरोधी होते हैं, पोषण गुणवत्ता में उन्नत होते हैं, लौह अंश में उन्नत होते हैं। देखो बेटा, इस ऑप्शन का यह मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लौह अंश में उन्नत होते हैं। चौथा ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन का जो मतलब निकल के आता है वह यह निकल के आता है कि ये क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लौह अंश के लिए उन्नत होंगे। जबकि पोषण गुणवत्ता का क्या मतलब है, वह लौह अंश में भी अधिक होंगे, प्रोटीन की भी अधिकता होगी, विटामिन जो हैं, सूक्ष्म पोषक सबकी अधिकता होगी। तो भाई जो हमारा ज्यादा अच्छा आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ज्यादा अच्छा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा एकल कोशिका प्रोटीन को इससे प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, जैसे अगर हम लोग बात करें मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये क्या बेटा, बैक्टीरिया है। सिर्फ एल्गी कह रहा है तो हम स्पाइरुलिना की बात कर सकते हैं, वो नील हरित शैवाल है, स्पाइरुलिना। ग्रीन एल्गी की बात करें क्लोरेला हो सकता है। कवक यानी कि फंजाई की बात करें तो मशरूम्स हो सकते हैं, या इसके अलावा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम हो सकता है। फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम तो बैक्टीरिया से मिलेगा, एल्गी से भी, फंजाई से भी। और जब सारी चीजों से मिलेगा तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा नीचे कायिक संकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन चुने। ये पहला कथन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है भाई, पढ़ो और आंसर करो सब लोग, फिर मैं बताऊंगा सबको। सब लोग इसको पढ़िए बेटा और आंसर करिए, फटाफट से आंसर करो बेटा। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा समान पौधे की अलग अलग कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट संलयित किए जाते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर। चलो बाकी बता देता हूं। कह रहा विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट संलयित किए जाते हैं, सही है। कह रहा कोशिकाओं के सेलुलोज और पेक्टिनेज से उपचार आवश्यक होता है, सही बात है। कह रहा संकर प्रोटोप्लास्ट में केवल एक जनकीय प्रोटोप्लास्ट के लक्षण होते हैं, नहीं, प्रोटोप्लास्ट तो दोनों का होगा। प्रोटोप्लास्ट तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का होगा। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। हमसे ये पूछा गया कि सही कौन कौन सा है, तो जो सेकंड ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा जीव द्रव्यक है, कैसी कोशिका है, केंद्रक रहित, नहीं केंद्रक होता है, विभाजित होती हुई, कोशिका भित्ति झिल्ली रहित, ये बात सही है। सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्रद्रव्य झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आप याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है वह प्रोटोप्लास्ट का पार्ट है, लेकिन सेल वॉल नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए, तो ये जो चैप्टर था इसमें जो प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट था बच्चों वो हमने डिस्कस किया है, राइट। और एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पार्ट है वो जूलॉजी वाले सर या मैम हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो बहुत कम समय में लगभग सारे चैप्टर को कवर करते हुए सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप भी जो है इसको एक बार और देख लीजिएगा। बाकी 7 मई का जो दिन है बहुत सुनहरा होने वाला है हमारे लिए। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमेशा जो आपका लक्ष्य है उसको कभी भी जो है धूमिल मत होने दीजिए, उससे भटकिए मत। और याद रखिए क्या, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।